अब हम लोग वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज द just starting of the vectors, and as you know that there are the two types of the quantities. One is the scalar quantity and one is the vector quantity. Okay, what are the difference between them? A scalar quantity that have only magnitude, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करती है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड. सच टाइप ऑफ द क्वांटिटीज हैव द मैग्नीट्यूड ओनली. अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, लाइक डिस्टेंस. स्पीड हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, वर्क हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं. ऑल दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज. एंड नेक्स्ट इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, इस क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा. ऑल these quantities are the vector quantities. ओके, इन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होती है, तो हम लोग क्वांटिटीज़ को बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. आज हम लोगों को इस वीडियो में हम लोग वेक्टर से रिलेटेड स्टडी करेंगे. वेक्टर वाला ये हमारा काइनेमेटिक्स में हमारा वेक्टर वाला टॉपिक आ जाता है, तो हम लोग उसमें कवर कर रहे हैं. ठीक है, वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. जनरल डेफिनेशंस हमारे माइंड में क्लियर हो गई हैं. कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं बेटा, सिंबल की फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, सिंबल के लिए अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज वी हैव एक्सेलरेशन, हम लोग चूज कर लेते हैं. यहाँ पर एक्सेलरेशन ले लेते हैं. एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल ए यूज करते हैं. एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आइदर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल ए, प्लेस एन एरो ऑन हिज हेड. इस तरीके से या तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज का जो भी सिंबल है, सिंबल लेंगे और सिंबल के ऊपर हम लोग एक एरो बना देते हैं. दिस एरो मीन्स रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और में हमारे पास आ जाता है कि हम लोग एक बोल्ड लेटर यूज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क. अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक में जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, एरो लगा होगा, या फिर जो लेटर होगा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अदर लेटर की कंपैरिजन में डार्क होगा. अगर हम लोग बुक की बात करें, कहीं भी बात करें, तो या तो वेक्टर क्वांटिटी को जर्नली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो भी क्वांटिटी के लिए सिंबल है, सिंबल के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं. इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर एरो नहीं लगा होगा तो सिंबल जो है हमारे पास वो डार्क बना होगा. जो सिंबल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर यूज किया गया वो डार्क होगा, बोल्ड होगा अदर लेटर्स की कंपैरिजन में. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इन द सिंबॉलिक फॉर्म. अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. ये फोर्स आ जाएगा, या फिर हमारे पास फोर्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा इसको डार्क लिखा होगा अदर लेटर की कंपैरिजन में. बोथ आर द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन. इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा. फिर आ जाता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकली हम लोग एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सिंबल आ गया हमारे पास, अब आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकली हम लोग एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हम लोग को थोड़ा सा देखनी है. ग्राफिकली
हमारे पास जो एक वेक्टर होता है ये एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मेरे पास कोई भी एक जनरल वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जिस तरफ वेक्टर जा रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग लाइन के ऊपर एक एरो लगा देते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर को ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड एन एरो इज प्लेस्ड ऑन द लाइन इन विच डायरेक्शन वेक्टर इज एक्ट। जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर की जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन में हम लोग अपना लाइन के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। दैट एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर and the length of the vector represent the magnitude of the vector। जो हमारे पास लेंथ, जो ये वेक्टर की जो ये लाइन की या वेक्टर की जो लेंथ आ रही है, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ये हम लोगों को मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ओके, और ये हमारे पास जो एरो हम लोग बना रहे हैं, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये हम लोगों को वेक्टर के डायरेक्शन बोलता है बेटा। और जहां से हमारा जो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ये हमारा आ जाएगा टेल, सॉरी हेड नहीं, हम लोग इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट को बोला जाता है टेल, और जिस तरफ वेक्टर जा रहा है, जो डायरेक्शन वाला जो हेड है हमारे पास, जो एंड हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नोन एज द हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास फोर्स गिवन है बेटा, ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, एक फोर्स है हमारे पास जो 2 न्यूटन गिवन है। इसको हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को यूज करना है और इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, सपोज ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास लेंथ जो आ जाएगी, इट विल बी रिप्रेजेंट द 2 न्यूटन। जो ये लेंथ आ रही है हमारे पास, ये 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इफ फोर्स इज डबल, अगर हम लोग फोर्स को डबल कर देते हैं तो जो वायर, जो ये हमारे पास हम लोगों ने लाइन ली हुई है, इस लाइन का जो हमारे पास लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी बेटा। ओके, यहां पर जो 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, वो हम लोगों ने इतना लिया हुआ है। अगर हम लोग 4 न्यूटन करना है तो ये उसके डबल हो जाएगी। ओके, दीज 2 वेक्टर्स 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, यहां पर दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, बट एक मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 न्यूटन है और एक मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 न्यूटन है। अगर हम लोग 2 न्यूटन फोर्स को इस वाली लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 4 न्यूटन फोर्स को हम लोग एक लेंथ लेंगे, हम लोग एक लाइन लेंगे, जिस लाइन का जो लेंथ है वो इस वेक्टर से डबल हो जाएगा। ओके, ये डबल हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई फोर्स आ जाए बेटा 6 न्यूटन और वो सेम डायरेक्शन में ही है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग जो लाइन लेंगे वो क्या हो जाएगी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ दिस। जो हमारे वाला फर्स्ट वाला जो वेक्टर था हमारे पास, ठीक है, 2 न्यूटन हम लोगों ने लिया था, इसके वो क्या, इट विल बी द 3 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, वो इस वेक्टर से 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, जो हमारा वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेल, और जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग जो लाइन का एंड होता है उसके ऊपर एक एरो प्लेस कर देते हैं। दिस एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर and this end is known as the head of the vector. Okay, and the length of this line represent the magnitude of the vector. ओके, अगर हम लोग हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है जिसके लिए मैग्नीट्यूड हम लोगों ने 2 न्यूटन माना हुआ है, इनडायरेक्टली इट इज द फोर्स। अगर 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इतना लेंथ यूज कर रहे हैं तो
4 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लेंथ यूज करेंगे वो डबल हो जाएगी बेटा, डबल ऑफ दिस। और ये डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर ये हमारे पास है डायरेक्शन, अगर हम लोग अपोजिट कर देते हैं, सपोज हमारे पास ये वेक्टर आ गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन हम लोगों को 4 न्यूटन फोर्स ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ तो इतना ही रह जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, 4 न्यूटन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, इन द सेम डायरेक्शन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है, देखो मैग्नीट्यूड तो उतना ही है 4 न्यूटन ही माना हुआ है, लेकिन डायरेक्शन क्या बोल दिया, अपोजिट है, तो हम लोग जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ अब इंडिकेशन देंगे बेटा। इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। देयर आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर, लेट अस वी डिस्कस, ओके, वन बाय वन। ओके, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा इक्वल वेक्टर। अब हम लोग इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल वेक्टर्स हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं बेटा, एक हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। दोनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, if these two vectors have the same magnitude and same direction, then they are said to be the equal vector, okay. When the 2 or more vector have the same magnitude and act in the same direction, then they are said to be the equal vector, ओके। अब यहां पर जो हमारे पास ए और बी आ रहे हैं, ये दोनों ही इक्वल वेक्टर हैं, बिकॉज दोनों का जो मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे यूज करें, जो लेंथ हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की हुई है, इट विल बी इक्वल एंड सेम, एंड बोथ द वेक्टर इंडिकेट इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड द राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं। ये नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर हमारे पास कौन से होंगे, ये फर्स्ट वाले केस का हो जाएगा, दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर जो वेक्टर ए है हमारे पास और जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल होना चाहिए, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है यहां पर, ठीक है। इक्वल वेक्टर में क्या था, हमारे पास दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो इक्वल था और डायरेक्शन भी सेम थी यहां पर, बट नेगेटिव वेक्टर में उल्टा हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, कभी मैग्नीट्यूड को भी आप लोग डिफरेंट बना दो, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा दोनों वेक्टर्स का, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी फर्स्ट वेक्टर के कंपैरिजन में। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जो वेक्टर बी है हमारे पास, इट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है बेटा, अपोजिट हो रही है, देन दीज आर द नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर मींस इट इज सिंपल द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोई भी हमारे पास वेक्टर गिवन है, सपोज ये कोई वेक्टर गिवन है हमारे पास, ओके। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। हम लोगों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ। अगर मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं बेटा, यहाँ पर ये मॉडुलस हम लोग, ये डिटर्मिनेंट का साइन हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस निकालते कैसे वो हम लोग आगे फर्दर सीखेंगे, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, और मॉडुलस का मीनिंग हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पर मॉडुलस का मीनिंग क्या होगा और किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी डिस्कस ओनली दैट, नोट वी फाइंड द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर हियर। हम लोग यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम लोग वेक्टर का जो मॉडुलस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और बोलते किसको हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके। यहां पर अगर हम लोग जनरली हम लोग कोई वेक्टर ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक ये वेक्टर आ गया है, ठीक है, एंड इट विल हैव द 20 न्यूटन वैल्यू, ये हमारे पास फोर्स वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, या मॉडुलस आ जाएगा, इट विल बी द 20 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू आ गई है।
ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे तो ये टूवर्ड राइट साइड हम लोगों ने इंडिकेशन दिया हुआ, तो ये डायरेक्शन आ गया, मॉडुलस 20 न्यूटन हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ गई मॉडुलस के लिए, तो सिंपल ही है। बट आगे हमारे पास क्या आ जाए, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर आएंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसमें निकालने का तरीका अलग होगा। यहाँ पर तो मॉडुल ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ये गिवन है, ठीक है। बट इसको अगर हमारे पास वेक्टर में फर्दर आगे हम लोग देखेंगे तो उसको निकालने का एक तरीका है, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के लिए अगर हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, इसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट वेक्टर? ओके, यूनिट वेक्टर मीन्स इट्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1। एक यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास वो 1 हो जाएगा। ये ऐसे यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है बेटा, ठीक है। A unit vector have the unity magnitude, it have the unit magnitude and give the direction of the vector. ओके, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये वेक्टर हमेशा सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं पर भी आप लोगों से किसी वेक्टर की डायरेक्शन पूछ ली जाए तो आप लोगों को क्या कर लेना है बेटा, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और जो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर आप लोगों से डायरेक्शन पूछ ली जाती है तो आप लोग उस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना कैसे है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, सपोज मेरे पास एक वेक्टर गिवन है बेटा ए, वी वांट टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से यहां पर निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, एक कैप, ठीक है। यहां पर एरो लगा हुआ है, यहां पर कैप। जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हेड पर हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से एक कैप बना देते हैं बेटा, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेक्टर। जिस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है वही वेक्टर हम लोग यहां पर लेंगे और इसी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। ओके, ये यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है बेटा। हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन था जिसका हम लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, तो हम लोग यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम लोग बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, किस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे बेटा। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा फिक्स्ड वेक्टर और द लोकलाइज्ड वेक्टर। अब फिक्स्ड वेक्टर किसको बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, या फिर देयर इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। अगर इनिशियल पॉइंट हमारे पास किसी वेक्टर्स का फिक्स्ड होता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। हैविंग फिक्स्ड पॉइंट, जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, यहां पर हैविंग अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट फिक्स होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए, तो हमारे पास जो वेक्टर बनता है उसको हम लोग फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर बोल देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, यहां पर इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड था बट यहां पर इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा, तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं फ्री वेक्टर्स। अब यहां पर फिक्स्ड वेक्टर का एग्जांपल आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, जो अभी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने यहां पे सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। अगर हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर की बात होती है तो हम लोग यहां पर पोजीशन वेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास फ्री वेक्टर वो होते हैं जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की बात कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मीन्स द वेक्टर हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे पास को इनिशियल वेक्टर होंगे इस तरीके से जिनका जो पॉइंट होगा वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे
जैसे ये वेक्टर ए ले लिया मैंने, वेक्टर बी ले लिया और ये वेक्टर सी ले लिया। ओके, तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर, दे आर द को इनिशियल वेक्टर। फिर आ जाता है हमारे पास को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर हमारे पास होते हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, द वेक्टर्स दैट आर एक्ट इन द सेम प्लेन। ओके, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है हमारे पास, किसी भी तरीके की ओरिएंटेशन हो सकती है, किसी भी तरीके से वेक्टर जो है हमारे पास वो ओरिएंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ए बी और ये सी आ गया हमारे पास, ओरिएंटेशन डिफरेंट हम लोगों ने बनाई हुई है, वेक्टर ए इस तरफ एक्ट हो रहा है, वेक्टर बी इस तरफ एक्ट हो रहा है और वेक्टर सी इस तरीके से एक्ट हो रहा है। ये हमारे पास कोई भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट जो प्लेन है हमारे पास वो सेम होना चाहिए। इस तरीके के जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं को प्लेनर वेक्टर। फिर आ जाता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकते हैं, बट जो डायरेक्शन है हमारे पास वो एक ही लाइन के अलोंग मूव करेंगे, एक ही लाइन होनी चाहिए। एंड दे आर द पैरेलल भी हम लोग बोल सकते हैं, पैरेलल होने चाहिए, अलोंग पैरेलल। ओके, जैसे मेरे पास हो गई ये वेक्टर, मैंने एक ए ले लिया है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी ले लिया मैंने। अब दोनों ही वेक्टर क्या हो रहे हैं, एक सेम लाइन के अलोंग एक्ट हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देते हैं वेक्टर ए के लिए, और ये वेक्टर बी है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन सेम और अपोजिट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वेक्टर सेम लाइन के अलोंग एक्ट होने चाहिए या फिर पैरेलल होने चाहिए। ये हमारे पास को प्लेनर का एक को लीनियर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आ गया। और मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं इनको, ये वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर बी आ गया बेटा। ये तो सेम लाइन के अलोंग एक्ट होने चाहिए या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, तब हम लोग इन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। ये हमारे पास पैरेलल और लाइक कोलिनियर वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। फिर अगर हमारे पास ऐसे हो जाता है कुछ, ये वेक्टर ए है हमारे पास और ये वेक्टर बी आ गया ऐसे, अब जो लाइन ऑफ एक्शन है वेक्टर्स के लिए वो तो सेम है, एक ही लाइन पर एक्ट हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, दे आर द एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। एक रिप्रेजेंटेशन तो ये आ गया दोनों के लिए, और दूसरे वाला रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं बेटा, ये वाला ए बी, देखो ये वाला, देखो लाइन यहाँ पे सेम आ रही है, सेम ही डायरेक्शन है एक, बट जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है दोनों का। अब यहाँ पर भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों का, बट डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो ये पैरेलल कोलिनियर वेक्टर बनेंगे और ये बन जाएंगे एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहे हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं हमारे पास, लाइक पैरेलल वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है हमारे पास, इट हैव अ जीरो मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो रहेगा, मैग्नीट्यूड जीरो। इसके लिए मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है और डायरेक्शन भी जीरो होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस तरीके से हमारा जो जीरो वेक्टर आता है, इट हैव द जीरो मैग्नीट्यूड एंड जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर हम लोग इस तरीके से, पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की हम लोगों को पोजीशन के बारे में बताता है। इट इज द रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास मैंने एक पार्टिकल P लिया हुआ है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस पार्टिकल के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है x, y और ये z कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं। तो ये जो लाइन है हमारे पास ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो ये लाइन बनती है हमारे पास, दिस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर R। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओरिजिन आ गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जेड एक्सिस। अब ये पार्टिकल हम लोगों ने लिया हुआ, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, एक्स एक्सिस अलोंग इट इज एक्स डिस्टेंस एंड वाई अलोंग वाई एंड जेड अलोंग इट ट्रेवल द जेड एक्स, ये पोजीशन आ गई। तो ये हमारे पास आर को हम लोग इस तरीके से, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी। अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा वेक्टर, यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज द मेथड टू राइट द पोजीशन वेक्टर। किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है। कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है,
एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ तो हम लोगों ने डायरेक्शन ले ली एक्स वाई जेड, जर्नल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब जो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारा आई कैप हम लोग इसको बोलते हैं। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जे, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एंड दिस रिप्रेजेंट द जेड एक्सिस। ओके, यहां पर आप लोगों को याद रखना है, ये जो आई आएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जो ये आई कैप हम लोग लगा रहे हैं बेटा, ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास आई है ना, दिट रिप्रेजेंट द एक्स डायरेक्शन। इसको हम लोग वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग नहीं लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड, ये हमारे पास वाई और जेड कंपोनेंट के साथ हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा जेड एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। आई मीन्स इट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग जे कैप यहां पर बना देते हैं तो ये वाई एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर ऐसे ही हम लोग यहां पर के कैप बना लेते हैं तो ये जेड एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा, जेड डायरेक्शन को ही बताएगा हम लोगों को, ठीक है। ये जनरल मेथड हो गया। सपोज करते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये आ गया, कोई पार्टिकल है हमारे पास, वो पी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स के अलोंग यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग इट विल 3 एंड अलोंग जेड एक्सिस इट विल बी 5। तो हम लोग इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं आर, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? यहां तो हम लोगों ने इस तरीके से, अब इसको लिखने के लिए जो हमारा मेथड होगा वो कुछ इस तरीके से है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना मैग्नीट्यूड है हमारे पास, जो ये हमारे पास पॉइंट लिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितने पॉइंट पर कोऑर्डिनेट, कितना मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलोंग 5। ओके, अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अब इस वेक्टर, अगर ये नहीं पता तो इसमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो ये 5 मैग्नीट्यूड है ये एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा हुआ है या वाई एक्सिस के अलोंग है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग है? हमको कैसे पता लगेगा? तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, आई कैप लगा देंगे। तो अब यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया कि जो ये आर है हमारे पास, आर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। मींस जो ये एक्स आर है हमारे पास, ये हमारे पास कोई यहाँ पर पार्टिकल P की बात हो रही है, P के लिए यूनिट वेक्टर गिवन है, ये बताएगा हमारे पास जो पार्टिकल P है, हमारे पास जो पोजीशन P मानी हुई है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पर है, 5 पर है बेटा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हम लोग हेल्प करें। अब वाई एक्सिस प्लस में ले लेते हैं, वाई एक्सिस की बात आती है तो ये आ गया 3 हमारे पास यहाँ पर गिवन है, बट कि हम लोग कैसे पता लगेगा कि वाई एक्सिस के अलोंग है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब हमको कैसे पता लगेगा कि जो 3 है ये वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है? तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यूनिट वेक्टर्स का यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा जे कैप, ठीक है। और जो हमारे पास जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर के कैप। तो यहां से हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा ये पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कुछ भी आइए 5 मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ठीक है। जे वाई एक्सिस के अलोंग 3 है और जेड एक्सिस के अलोंग ये 4 मैग्नीट्यूड रखता है हमारे पास ये वेक्टर। ओके, ऐसे ही हमारे पास आ जाता है फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरीके से लिखना है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं बेटा कि हमारे पास कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने लिया हुआ है, ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब मैं लेट कर लेता हूं कि मेरा पार्टिकल यहां पर है कोई, ये पी पार्टिकल मैंने माना हुआ है जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंटेशन है। और ये कब है, जब हमारे पास टाइम हम लोग 0 ले रहे हैं, टाइम हमारा 0 है, ठीक है। टाइम को हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर 0 मान लिया बेटा। और ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R1। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि इसके लिए ये R1 मेरा आ गया, ओके। फिर हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज रीच एट द this position, this is the having the different coordinate x1 y1 and z1। और ये कब है, जब हमारा टाइम t के बराबर आ गया, तो ये आ गया इस तरीके से ये।
अब पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर आ गया है बेटा, कितने टाइम के बाद आया है, टी टाइम के बाद हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं पार्टिकल का, तो हम लोग यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। ये हमारा ए, ये जो हमारा अगर ये पोजीशन ए हम लोग लेट कर लेते हैं, ये पोजीशन बी है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा वो ए बी होगा बेटा, ये ए बी बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर फॉर R2। अब ए बी को निकालना है हम लोगों को, तो ए बी को हम लोग यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बेटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिफरेंट पोजीशंस हम लोगों ने ली थी, ये टाइम 0 पर थी और ये टाइम t पर हमारे पास आ रही है, तो ये इन दोनों का जो बनेगा ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ए भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालेंगे कैसे, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है बेटा। तो हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए भी हम लोगों ने माना हुआ है, ए बी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, अब R1 R2 को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं फर्दर, अगर हम लोगों को पता है बेटा R1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर XI YJ प्लस ZK की फॉर्म में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा R2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ये हम लोगों ने R1 और R2 को लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं बेटा, तो हमारा आ जाएगा वेक्टर AB इज इक्वल टू X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, और ये आ जाएगा माइनस XI प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और यहाँ पे डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास X1 माइनस XI के साथ आ जाएगा प्लस Y1 माइनस YJ कैप प्लस Z1 माइनस ZK कैप। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप लोग ले लोगे बेटा, ये जनरल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का मेथड आ चुका है बेटा। ओके।